एफिड्रा हम लोगों ने शुरू किया था। मैंने इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर पूरा बता दिया था, आप लोगों ने देख लिया। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं एफिड्रा का रिप्रोडक्शन। ठीक है, जनन। एफिड्रा में जनन किस प्रकार होता है? लैंगिक जनन के लिए आपको मालूम है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं नर और मादा के अलग अलग। ठीक है, लैंगिक जनन के लिए मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। हमने पाइनस और साइकस में देखा था। साइकस में हमने क्या देखा था? मेल प्लांट बिल्कुल अलग है, फीमेल प्लांट बिल्कुल अलग है। इसी प्रकार एफिड्रा में भी एफिड्रा का पादप डाइशियस होता है। डाइशियस का मतलब है नर प्लांट बिल्कुल अलग है और मादा प्लांट बिल्कुल अलग है। दोनों जो पार्ट है अपने अलग अलग प्लांट्स के ऊपर उगते हैं। एक ही प्लांट पे अगर नर और मादा अंग पाए जाते हैं तो उसको बोलते हैं मोनीशियस। मोनी मतलब एक में ही, डाई मतलब दो अलग अलग। ठीक है, तो मेल प्लांट और फीमेल प्लांट बाहर से देखने में बिल्कुल सेम होता है, देखने में बिल्कुल सेम होता है, लेकिन उनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जनन अंग अलग होते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नर का। तो ये मेल पादप होगा, मेल प्लांट। प्लांट भी अलग है, टोटली प्लांट अलग होता है। तो मेल प्लांट पढ़ेंगे। ये मैंने जैसा कि एफिड्रा में आपको बताया था, नोड और इंटरनोड होते हैं। नोडल एरिया में क्या पाई जाती है? स्केली लीव्स। स्केली लीव्स बताया था ना, बहुत ही छोटी छोटी सी पत्तियां जो कि फोटोसिंथेसिस में, प्रकाश संश्लेषण में काम नहीं करती हैं, वो स्केली लीव्स पाई जाती हैं। उन्हीं लीव्स के अक्ष में ये नर कोन बनता है, मेल कोन। नर कोन कहाँ बनता है? स्केली लीव्स के अक्ष में। यहाँ पे स्केली लीव्स थी ना, ठीक ना। नोट पे क्या मौजूद था? अगर आप देखो पन्ने पलट के, जो स्ट्रक्चर मैंने एफिड्रा का बताया था, नोडल एरिया पे स्केल लीव्स पाई जाती है। स्केल लीव्स के एक्सिल में, अक्ष में आपको मिलेगा मेल कोन, और मेल कोन की संख्या होती है 2 से 4 इन एक्सिल ऑफ स्केल लीव्स। स्केल लीव्स के अक्ष में, जैसे ये एक मेल कोन है, ये दूसरा मेल कोन है, ये एक ही नोड पे मौजूद है। तो 2 से 4 मेल कोन, जैसे ये एक है, ये दूसरा है, यहाँ पे और भी निकल सकता है मेल कोन, एक और निकल सकता है। टोटल संख्या कितनी हो सकती है? 2 से 4 मेल कोन्स आपको मिलेंगे स्केल लीव्स के एक्सिल में, एक नोड पर। एक नोड पे कितने मिलेंगे? अब ये टोटल एक है मेल कोन, तो दूसरा मेल कोन है वो भी इधर से निकला, इसी जगह से। ठीक है, अब इस मेल कोन की संरचना मैंने बड़े करके ये बताई है। इसी मेल कोन को ये बड़ा करके बताया कि इसमें होता क्या। एक मेल कोन को कितने होते हैं यहाँ पे एक्सिल में? स्केल लीव्स के 2 से 4, ऐसे 2 से 4 होंगे। एक मेल कोन की संरचना में क्या पाया जाता है? एक मेल कोन की संरचना में 2 से 10 सहपत्र के जोड़े होते हैं। ये सहपत्र है, 1 2, ये एक जोड़ा हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, इसके पीछे 5वां हो गया। और वो जोड़े किसके? सहपत्र के। और किस तरीके से अरेंज है? जैसे ये एक जोड़ा हो गया, इसके ऊपर वाला जोड़ा ये हो गया। ये अरेंजमेंट क्या कहलाता है? ऑपोजिट डिकसेट, है ना। जैसे एक जोड़ा ये हो गया पत्ती का, इसके ऊपर वाला 90 डिग्री पे हो गया, फिर इसके ऊपर वाला फिर 90 डिग्री पे हो गया। तो ऐसे 2 से 10 जोड़े होते हैं एक मेल स्ट्रोबाइलस में। स्ट्रोबाइलस का मतलब कोन। एक मेल कोन में सहपत्र, ये क्या है? सहपत्र, ब्रैक्ट। ब्रैक्ट का मतलब होता है सहपत्र। सहपत्र के कितने जोड़े होंगे एक मेल कोन में? 2 से 10। और उनका अरेंजमेंट कैसे होगा? ऑपोजिट डिकसेट। ये 2 ऐसे मौजूद है, इसके ऊपर वाले 90 डिग्री पे, फिर इसके ऊपर वाले फिर 90 डिग्री पे, फिर इसके ऊपर वाले फिर 90 डिग्री। तो ये एक मेल कोन को बड़ा करके मैंने बताया। ठीक है, अब इसमें से जो नीचे के 1 से 2 सहपत्र के जोड़े हैं वो स्टेराइल होते हैं। स्टेराइल का मतलब उनके अंदर नर पुष्प नहीं पाया जाता। ब्रैक्ट्स के ऊपर क्या होती है? पुष्प। अगर ब्रैक्ट्स के ऊपर पुष्प नहीं होंगे तो वो ब्रैक्ट कैसी हो गई? स्टेराइल, नपुंसक। ठीक है, तो ये वाला जो पूरा मेल कोन है, यानी मेल स्ट्रोबाइलस है पूरा यहाँ से यहाँ तक, जिसमें 2 से 10 जोड़े हैं ब्रैक्ट के, उसमें 1 या 2 जोड़े नीचे के कैसे होते हैं? स्टेराइल।
और बाकी सारे ऊपर वाले कैसे होते हैं, फर्टाइल। ठीक है, तो मैं बता रही हूँ आपको कि पूरे के पूरे एक मेल स्ट्रोमाइलस में जो 2 से 10 जोड़े होते हैं लेफ्ट के, उसमें से नीचे वाले 1 से 2 पेयर कैसे होते हैं, स्टेराइल, जिसमें नर पुष्प नहीं पाया जाता। ऊपर वाले जो है सब में क्या होता है, नर पुष्प पाए जाते हैं सबके अंदर। और इसमें लिखा है एक नर फ्लावर होगा एक्सिल, हर एक ब्रैक्ट के अक्ष में एक नर पुष्प होगा। जैसे मैंने बताया ना, नीचे के 2 जोड़े तो कैसे हो गए, स्टेराइल, और ऊपर के जो सारे ब्रैक्ट्स हैं वो कैसे हैं, फर्टाइल। हर ब्रैक्ट के अक्ष पे क्या मिलेगा, एक नर पुष्प। क्या मिलेगा, क्योंकि मेन प्लांट है ना, हर ब्रैक्ट के अक्ष पे आपको मिलेगा एक नर पुष्प। एक नर पुष्प को मैंने यहाँ पे फिर एक सिंगल को यहाँ पे बनाया है, ये कैसा होता है, ये सिंगल मेल फ्लावर है, एक सिंगल मेल फ्लावर है जो कि किसमें मौजूद है, ये जो ब्रैक्ट है इनके अक्ष से निकल रहा है। हर एक ब्रैक्ट के अक्ष से एक मेल फ्लावर निकल रहा है, समझ गए। हर ब्रैक्ट के एक्सिल में से एक नर पुष्प निकल रहा है, और नीचे वाली जो 1 से 2 जोड़े हैं उनके अंदर नर पुष्प नहीं होगा, वो स्टेराइल, समझ गए। अब नर पुष्प में क्या होता है, जो कि हर ब्रैक्ट के अंदर से निकल रहा है, 2 सहपत्र होते हैं, ब्रैक्टियोल, BRL, ब्रैक्टियोल, 2 ब्रैक्टियोल होते हैं, जुड़े हुए हैं आपस में, ठीक है। और फिर निकल रहा है एक गुंडीनुमा स्टॉक डंडी, जिसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियोफोर। माइक्रोस्पोरेंजियोफोर, ये एक स्टॉक निकल रही है डंडी, किसमें से, दोनों ब्रैक्टियोल में से क्या निकल रही है, एक डंडी स्टॉक। और उसके ऊपर 2 से 8 माइक्रोस्पोरेंजिया, 1 2 3 4 5 6 में दिखाई है ना, 2 से 8 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, इनको हम बोलते हैं एंथर, जिनको हम क्या कह सकते हैं, एंथर। अब आपको पूरा वापस से मैं इसकी जिस्ट बताऊंगी, समझ आ रहा है कि नहीं अच्छी तरीके से। ये एक पूरा मेल फोन है, इस मेल फोन को बड़ा कर दिया, इसमें कितनी ब्रैक्ट्स है बता दी, और उस हर एक ब्रैक्ट के अंदर से जो एक पुष्प निकल रहा है उसको मैंने यहाँ बड़ा कर दिया, ठीक है। ये एक पुष्प जो निकल रहा है उसमें 2 ब्रैक्टियोल हैं जो पेरियांथ कहलाते हैं। पेरियांथ, ना तो वो बाइदल है ना दल है, दोनों का मिश्रण क्या कहलाता है, पेरियांथ, ठीक है। और उसके ऊपर से एक डंडी निकल रही है जिसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियोफोर, उसके ऊपर 2 से 8 एंथर लगे हुए जिनको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, लिख लिया। और इन माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ये मैंने माइक्रोस्पोरेंजिया बड़ा कर दिया, ये मैंने माइक्रोस्पोरेंजिया को बढ़ा दिया है। ये जो डॉट डॉट है ये क्या है, माइक्रोस्पोर परागकण, ये क्या है, माइक्रोस्पोर परागकण, समझ गए। यहाँ तक का ये पूरा आपको समझ आ गया, कंप्लीट। अब ये जो माइक्रोस्पोर है इसके अंदर आगे जो भी विभाजन होगा उसको कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। इसके बाद ये जो इसके अंदर जो ये जो एंथर है, एंथर के अंदर ये क्या भरे हुए हैं, माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स हैप्लॉइड होते हैं हमेशा, माइक्रोस्पोर कैसे होंगे, हैप्लॉइड। इनमें जो विभाजन होगा वो कहलाता है डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, मैंने आपको साइकस में पाइनस में भी बताया है। ये एक सिंगल माइक्रोस्पोर है जिसके अंदर ये क्या है, इसका केंद्रक। इस केंद्रक में विभाजन होगा तो एक छोटी कोशिका बनेगी और एक बड़ी कोशिका। छोटी वाली कोशिका कहलाती है प्रोथेलियल सेल, आपने देखा था ना, उसके अंदर मैंने बताया था। बड़ी वाली कोशिका को केवल हम कहते हैं आउटर सेल, बाहर की कोशिका। आपने बना लिया है ना ये सब, इसको लिखने में कोई दिक्कत आएगी नहीं, और मैं वैसे भी आपको ये वीडियो शेयर कर दूंगी। बड़ा होने वाला मतलब इसी केंद्रक में विभाजन हुआ, 2 कोशिकाएं बनी, छोटी कोशिका प्रोथेलियल सेल, बड़ी कोशिका आउटर सेल। अब इस प्रोथेलियल सेल में कोई विभाजन नहीं होगा, अब इस आउटर सेल में एक और विभाजन हुआ, मैंने इसी के सामने एक विभाजन का चिन्ह दिखाया है, इसके अंदर आउटर सेल, इसमें एक और विभाजन हुआ, एक छोटा सेल बना प्रोथेलियल सेल, दूसरा बड़ा सेल बना एंथेरिडियल सेल। ये ए से क्या है, नाम तो लिखते जाओ, ई से प्रोथेलियल सेल, ए से एंथेरिडियल सेल। तो प्रोथेलियल सेल कितने हो गए, 2, प्रोथेलियल सेल 1,
प्रोथैलियल सेल 2, समझ गए। और ये एंथेरिडियल सेल। अब ये जो एंथेरिडियल सेल है इसके अंदर विभाजन होगा, प्रोथैलियल सेल में कोई विभाजन नहीं होगा। एंथेरिडियल सेल में विभाजन होने से दो सेल बने, जी से जनरेटिव सेल और टी से ट्यूब सेल। और बाकी ये जो ऊपर के जो दो प्रोथैलियल सेल थे ये धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे। लिखते जाओ, वो लिखा नहीं होगा आपने। ये एंथेरिडियल सेल में विभाजन हुआ, इससे क्या बना, छोटा सा जनरेटिव सेल, बड़ा ट्यूब सेल, छोटा वाला जनरेटिव सेल और बड़ा वाला ट्यूब सेल। ऊपर के जो दो प्रोथैलियल सेल है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे, ठीक है। अब अगला विभाजन किसमें होगा, जनरेटिव सेल में। ये सामने मैंने दिखाया विभाजन। अब अगला विभाजन किसमें होगा, जनरेटिव सेल में। प्रोथैलियल सेल दोनों के दोनों विलुप्त हो जाएंगे। आप लिख नहीं रहे हो कुछ भी, लिखा क्या लिखा है, बस इतना कुछ लिखा, उसके बाद अब जनरेटिव सेल में विभाजन होगा और इससे दो सेल्स बने, एक बना स्टॉक सेल, दूसरा बना बॉडी सेल। एस से है स्टॉक सेल, स्टॉक सेल, और बी से बॉडी सेल, ठीक है, स्टॉक सेल और बॉडी सेल। अब तक आप देख लो प्रोथैलियल सेल विलुप्त हो चुके हैं, तो जनरेटिव सेल ने क्या बनाया, स्टॉक सेल और बॉडी सेल। ट्यूब सेल वैसा का वैसा मौजूद है, ठीक है। ये जो ट्यूब सेल है इससे ट्यूब बनना शुरू हो जाएगा, ये बड़ा माइक्रोस्पोर से क्या बन रहा है, ये एक ट्यूब। ये कौन बना रहा है, ट्यूब सेल। और ये ट्यूब का केंद्रक है, ये है ट्यूब केंद्रक, ट्यूब न्यूक्लियस। ये जो बच गया वो क्या है, ट्यूब न्यूक्लियस। उसके बाद ये जो बॉडी सेल था, बॉडी सेल में विभाजन हुआ, बॉडी सेल में विभाजन हुआ। ये जो स्टॉक सेल था उसका ये रह गया स्टॉक न्यूक्लियस, ये रह गया स्टॉक न्यूक्लियस इसका। और जो बॉडी सेल में विभाजन हुआ उससे बने दो नर युग्मक। बॉडी सेल से क्या बने, दो नर मेल गैमीट। मेल गैमीट दो केंद्रक के रूप में मौजूद है। मेल गैमीट, ये दो मेल गैमीट हैं, ये किससे बने, बॉडी सेल से। जब ये चरण था ना तीन कोशिकाओं वाला, स्टॉक सेल, बॉडी सेल और ट्यूब सेल, उस वक्त ये माइक्रोस्पोरेंजिया से निकल के बाहर आते हैं। कब निकल के बाहर आते हैं, जब ये तीन सेल की कोशिका का चरण हो जाता है, स्टॉक सेल, बॉडी सेल और ट्यूब सेल होते हैं, तब ये माइक्रोस्पोर इसमें से निकल के, इन पुष्प में से निकल के बाहर चलते हैं। ये किसमें है, इस मेल कोन में तो है, ये जो मेल कोन है इसके अंदर ब्रैक्ट है, ये पुष्प है, इन पुष्प के अंदर ही तो है। यहाँ पे ये जो डॉट दिख रहे हैं ये माइक्रोस्पोर्स जब इस चरण में पहुंच जाते हैं, जब स्टॉक सेल, बॉडी सेल और ट्यूब सेल होता है, तब ये इसमें से निकल करके, यहाँ से निकल करके बाहर झड़ते हैं और हवा के द्वारा कहाँ पहुँचते हैं, मादा पादप के ऊपर, जहाँ पे बीजांड ऑलरेडी बन गया है, ओव्यूल, जहाँ पे ओव्यूल तैयार हो गया, वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद में ये बॉडी सेल नर युग्मक में विभाजित होता है। इसमें दो मेल गैमीट, ये दो मेल गैमीट, बॉडी सेल तो दो इसमें विभाजित हो गया और ये स्टॉक सेल ये बड़ा हुआ है और ट्यूब सेल में ट्यूब बना के ट्यूब के अंदर ये कंप्लीट तैयार हो गया मेल गैमेटोफाइट। ये क्या है, मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट, ठीक है, समझ गए आप लोग।